हेलो गाइस, आप देख रहे हो अननोन फैक्ट्स को। आज मैं बताऊंगा लोकशाही और सरमुख्यशाही के बीच के भेद को। हम सब जानते हैं कि लोकशाही और सरमुख्यशाही होता क्या है, परंतु उसके लाभ और गैरलाभ के बारे में नहीं जानते। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताऊंगा। आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकशाही के व्याख्या के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। लोकतंत्र को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रतिनिधि लोकतंत्र, दूसरा है उदार लोकतंत्र और तीसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला है एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि लोकशाही के लाभ। A democratic government is a better government because it is more accountable form of government। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी को एक से ज़्यादा अकाउंटों में और खाताओं में बांटा गया होता है। नंबर 2, द डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम सब मानते हैं कि एक पर्सन डिसीजन लेता है तो उसमें गलती की गुंजाइश रहती है, मगर बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन ले तो उससे अच्छा और बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। नंबर 3, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए डेमोक्रेसी इज़ वेरी हेल्पफुल, बिकॉज पावर में होगा जो उसको सबका ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 4, इट इज़ बेटर देन other form of government because it is always to correct its own decision। इसका मतलब ये है कि लोकशाही में अगर हमसे भूल हो गई हो तो उसे सुधारा जा सकता है। दूसरी गवर्नमेंट में सुधारने की गुंजाइश कम होती है। नंबर 5, डेमोक्रेसी गिव पीपल टू अ चेंज टू बिकम पर्सनली इन्वॉल्व विद द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि आप खुद गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिचुएशन को हैंडल और चेंज और बदलाव कर सकते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है पॉलिटिशियन। नंबर 6, डेमोक्रेसी एनकरेज इक्वलिटी इन अ पॉजिटिव वे। नंबर 7, इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर इन डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी लोगों की विचार शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है, इसीलिए लोगों का विकास, बिजनेस और इंडस्ट्री का भी विकास होता है और नए नए विचारों को भी मौका मिलता है, जिससे राष्ट्र का विकास सबसे अधिक और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने में बढ़ोतरी होती है। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के गैरलाभ की। नंबर 1, लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, इट्स लीड टू अ इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि चुनाव के दौरान नेता वापस चुना जाता है या फिर नया नेता आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छा नेता न चुना हुआ तो इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। नंबर 2, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, दिस इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। इसका मतलब ये है कि लोकशाही में पॉलिटिकल कंपटीशन रहता है और रूलिंग पार्टी भी गेम खेलती है। यहाँ मोरालिटी नहीं आती, जैसे कि एथिक्स नहीं आता, और यहाँ सिर्फ पावर की बात की जा सकती है। नंबर 3, मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज लीड्स टू डिले। इसका मतलब ये है कि यहाँ डिसीजन लेने में समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल लेने के बाद और बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में समय लगता है। नंबर 4, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सो इट इज लीड्स टू बैड डिसीजन। इसका मतलब ये है कि अगर अच्छा नेता के बजाय गलत नेता चुना गया तो वो अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजन लेगा, जिसका खामियाजा पूरे राष्ट्र और लोगों को भुगतना पड़ता है। नंबर 5, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इसका मतलब ये है कि चुनाव के दौरान करप्शन मेजर इश्यू है, जो फिनिश तो नहीं होता पर कड़क डिसीजन के वजह से कम हो सकता है। नंबर 6, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन में सामान्य लोग डिसीजन नहीं लेता। नंबर 7, डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द मेजोरिटी। उसका मतलब ये होगा जो सबसे ज़्यादा मतों से चुना जाता है उसके हिसाब से डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनता है।
नंबर 8, डेमोक्रेसी रिक्वायर मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में चेंज के लिए बहुत समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370। यहाँ मैंने मुख्य रूप से डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही के लाभ और गैरलाभ के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे सरमुक्तशाही के लाभ और गैरलाभ के बारे में। लाभ और गैरलाभ के बारे में। पहला है एडवांटेज ऑफ डेस्पोटिज्म यानी कि सरमुक्तशाही के लाभ। नंबर 1, एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द पीपल। इसका मतलब ये है कि लोगों पर उसका संपूर्ण अधिकार होता है। नंबर 2, क्विकर एंड इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है कि वो जब चाहे तब जल्दी से जल्द डिसीजन ले सकता है। तीसरा है ओन राइट्स, वो अपने अलग अधिकार ले सकता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डेस्पोटिज्म यानी कि सरमुक्तशाही के गैरलाभ। नंबर 1, इट इज़ वर्क अगेंस्ट द नेशंस डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि सरमुक्तशाही में बहुत सारे काम देश के विकास के खिलाफ होता है, जिससे लोगों का विकास नहीं होता। नंबर 2, इट कैन फॉलो नो इंडिविजुअल फ्रीडम सुपरसाइजिंग द थ्रेट्स फॉर द टोटल कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय पर को हर व्यक्ति को मान्य रखना पड़ेगा और सरकार चाहे तो लोगों पर संपूर्ण कंट्रोल कर सकता है। अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेस्पोटिज्म। सन 1958 से 1961 तक चाइना में फेमिन यानी कि भूखमरा और दुकाल जैसी परिस्थिति थी, जो दुनिया के सबसे खराब परिस्थिति में से एक है। भूखमरो, अछत और दुकाल के कारण चाइना में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसी समय भारत में इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से अच्छी नहीं थी, परंतु भारत में भूखमरो और दुकाल की इतनी बुरी हालत नहीं थी जितना चाइना में थी। उसी समय भारत ने अपने लोकशाही के दम पर योग्य निर्णय लेकर लोगों की जिंदगियां बचाई और लोगों को आदर दिया, जबकि चाइना अपने सरमुक्तशाही की वजह से वो निर्णय न ले सकी और लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि लोकशाही और सरमुक्तशाही में क्या अंतर होता है और कौन सी अच्छी होती है, जो देश के विकास, लोगों का विकास और लोगों के विचार शक्ति बढ़ाने में मदद करती है।